डियर स्टूडेंट्स, तो आज सॉल्यूशन पार्ट 2 लेके आए हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स की बातें चल रही थी लास्ट वीडियो लेक्चर में। कंसंट्रेशन टर्म, अगर हम कंसंट्रेशन टर्म की बात करें तो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी वॉल्यूम डिपेंडेंट और एक होती है हमारी वेट डिपेंडेंट। वॉल्यूम डिपेंडेंट जो होती है वो टेम्परेचर से चेंज हो जाती है, जबकि वेट डिपेंडेंट टेम्परेचर से चेंज नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेट चेंज नहीं होगा बट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बढ़ाओगे टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर है? तो उससे जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम डिपेंडेंट है वो चेंज हो जाएंगे। हमने आपको वॉल्यूम डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म में 4 बताई थी, क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पीपीएम, वेट बाय वॉल्यूम पीपीएम। क्लियर है? ऊपर की तरफ आपको सॉल्यूट का वॉल्यूम या वेट लेना है और नीचे की तरफ सॉल्यूशन का लेना है आपको वॉल्यूम। क्लियर है या नहीं है? या वेट, जो भी आपको लेना है। अगर आपको परसेंट बनाना है, अगर पर 100 पार्ट्स में आपको कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की, तो मल्टीप्लाई करो 100 से। और अगर 1 मिलियन या 1 बिलियन में निकालनी है तो 10⁻6 से या 10⁹ से मल्टीप्लाई करो। ठीक है? न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉल्यूम रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड समझ गए ना? वॉल्यूम रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो वॉल्यूम रिलेटेड में आज डिस्कस करने वाले हैं 5th नंबर पे, और वो है मोलैरिटी। क्या है? मोलैरिटी। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute which dissolved 1 liter volume of the solution, 1 liter volume of the solution called molarity। ठीक है? ये है इसकी डेफिनेशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के घुले हुए हैं उसको अपन मोलैरिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन के, अगर मान लो मोलैरिटी की वैल्यू आ रही है 2। क्लियर है नहीं? मोलैरिटी की वैल्यू आ रही है 2 और सॉल्यूशन है ग्लूकोज का वाटर में, ग्लूकोज इन वाटर। तो इसका क्या मतलब है? जरा ध्यान से समझना। इसका मतलब होगा ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज present in 1 liter volume of the solution, present in 1 liter volume of the solution is 2। ग्लूकोज के 2 मोल 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व। भाई वाटर और ग्लूकोज से जो सॉल्यूशन बना है, ठीक है ना, उसके 1 लीटर में 2 मोल डिसॉल्व हैं। ग्लूकोज के 1 लीटर में 2 मोल डिसॉल्व हैं। 2 लीटर में 4 मोल डिसॉल्व हैं। आधा लीटर में 1 मोल डिसॉल्व है। कैसे भी कह लो, 1 लीटर में कितने मोल डिसॉल्व है? 2 मोल डिसॉल्व है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या होगा? 2 मोल ऑफ ग्लूकोज, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किसका है? ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन, मतलब ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन। क्लियर है या नहीं है? इसमें सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज, और सॉल्वेंट कौन है? वाटर। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल। नंबर ऑफ मोल कितने? 2। और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2। और वॉल्यूम कितना है? बोलो, 1 लीटर। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि ग्लूकोज का कितना वेट डिसॉल्व है 1 लीटर वॉल्यूम में, तो वो कैसे निकालोगे? तो वेट निकाल लो। तो वेट क्या होता है? वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास समझ रहे हो ना? अरे कितने मोल्स? 2 मोल्स। एक मोल का मास होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 2 मोल का मास कितना हुआ? टोटल मास। समझ रहे हो ना? तो कितना आएगा हमारे पास? 2 मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ग्लूकोज का? चलो चेक करो। C6H12O6। कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6, तो कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। तो मॉलिक्यूलर मास 180 है और नंबर ऑफ मोल 2 है, तो कितना आएगा हमारे पास? 180 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 ग्राम ग्लूकोज।
मतलब हम ये कह सकते हैं कि 360 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है तो उसकी मोलरिटी 2 होगी। चाहे ऐसे कह दो 2 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है 1 लीटर वॉल्यूम, तो 2 मोल का मतलब 360 ग्राम हो गया ना, क्योंकि 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर मास के बराबर वेट हो गया 180, तो 2 मोल का वेट कितना हो गया 360। फॉर्मूला क्या होगा ये देख, फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम को हमेशा लीटर में ही लेना है। अगर वॉल्यूम लीटर में नहीं है मिलीलीटर में तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन वॉल्यूम हमेशा लीटर में ही आपको लेना है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है बोलो? तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सपोज करो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट which dissolve in V liter वॉल्यूम। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो V लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व वो कितने हैं? N। कितने हैं बोलो? N। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 लीटर वॉल्यूम कितने हो? अरे अगर V लीटर वॉल्यूम में कितने मोल डिसॉल्व है सॉल्यूट के? N मोल डिसॉल्व है, तो 1 लीटर वॉल्यूम में कितने मोल डिसॉल्व होंगे? N/V होंगे ना, तो यही तो है मोलरिटी, इसे ही तो मोलरिटी बोल रहे हैं। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू N/V। सपोज करो 5 लीटर में 10 मोल डिसॉल्व है, तो हम लिखेंगे 5 लीटर में कितने डिसॉल्व है? 10 मोल। तो 1 लीटर में कितने डिसॉल्व होंगे? 10/5 यानी 2 मोल। तो 2 मोल आंसर हो गया, 2m हो गया आंसर। क्लियर हुआ है नहीं बोलो? तो N/V यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। ये वॉल्यूम हमेशा लीटर में, ठीक है। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो है N/V। ये आपको पकड़ के बैठ जाना है बस, और कुछ नहीं करना, मोल पर लीटर। अब अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो बहुत ही खुशी की बात है, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो क्या करो? उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वॉल्यूम किस में है? मिलीलीटर में है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। M क्या है? मोलरिटी है। अब आप इस फॉर्मूले को कई तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोलरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करोगे? मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको मोलरिटी नंबर ऑफ मोल पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, कई तरह से यूज कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल अगर नहीं दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो डायरेक्ट रख दो, यहाँ पे मोलरिटी निकल जाएगी। और अगर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया, उसकी जो वेट दिया हुआ है, सब्सटेंस को बोला हुआ है ये है, यानी मॉलिक्यूलर मास रेशो लो, N की वैल्यू यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम लेकिन लीटर में। क्लियर है? एक चीज मैं यहाँ पे और लिख दे दो, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है, ठीक है, नोट डाल के अपन को लिख लेना है, इफ वॉल्यूम इज ml, ठीक है, वॉल्यूम इन ml, अगर वॉल्यूम ml में है देन उस वॉल्यूम में 1000 से डिवाइड कर देंगे बस, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर ध्यान देने वाली, वो ये है, अगर सपोज करो तुम्हें ये कह दिया कि एक सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी इतनी है, एक सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी इतनी है, क्लियर है नहीं है? तो उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सॉल्यूट का मास पूछा है, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है नहीं? तो उस क्वेश्चन में तुम वॉल्यूम मान लो, अगर तुमको नहीं दिया तो वॉल्यूम क्या मान के चलोगे? 1 लीटर मान के चलोगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वॉल्यूम कितना मान के चलोगे? 1 लीटर मान के चलोगे, क्लियर है नहीं है? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम देखते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को देखो, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इनको नंबर दे दो। 1 और 3 को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है। कंबाइन करके लिखूंगा तो मोलरिटी आएगी W वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल बन गया, इनटू V, और वॉल्यूम किस में हमारा? लीटर में। अगर नहीं है तो उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करो। बोलो क्लियर हुआ है नहीं मोलरिटी का कॉन्सेप्ट? ये तो हो गई हमारी मोलरिटी की डेफिनेशंस की बात, ठीक है। मोलरिटी की डेफिनेशन बता दी मैंने, ठीक है, और हमने बता दिया इसका फॉर्मूला, एकदम ओके है, चलो नोट कर लिया। तो अब अपन ये बात करते हैं
अब अपन बात करते हैं कि जो मोलैरिटी होती है एक्चुअली में, ठीक है, ध्यान देना, जो मोलैरिटी होती है उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस और होते हैं। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे सपोज करो m/2, m/5, m/10, m/100, m/1000, ठीक है, इन सॉल्यूशंस का क्या नाम है, इसको अपन एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहां मैं लिख देता हूं मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको दी हुई है, ठीक है, और यहां उसका स्पेशल नेम है, ठीक है, और यहां उसका मतलब है डेफिनेशन, कि उसका मतलब क्या है उस सॉल्यूशन। ठीक है, तो तीनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्लियर है? क्लियर है नहीं? देखो, अगर मान लो मोलैरिटी लिखी हुई है 1m, क्या लिखा हुआ मोलैरिटी 1m, भाई सीधी सी बात यहां पर यह है, अगर m की वैल्यू 1 है तो उसको अपन लिखेंगे, ध्यान दो, 1m। क्लियर है? और स्पेशल नेम क्या होगा इसका, मोलार सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 1 हो उसको क्या नेम होता है, मोलार सॉल्यूशन। डेफिनेशन मतलब, इसका मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझिए, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही तो है। अरे अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 आ जाती है तो तुमसे ये पूछे क्या मतलब है इस चीज का, तो तुम कहोगे सर 1 मोल सॉल्यूट 1 लीटर वॉल्यूम में घुला हुआ है, मोलैरिटी 1 है। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि सर आधा लीटर में कितना घुला हुआ है, आधा मोल, 2 लीटर में कितना घुला हुआ है, 2 मोल, 10 लीटर में कितना घुला हुआ है, 10 मोल, 1 लीटर में कितना घुला हुआ है, 1 मोल। इसी को मैं अलग तरह से कह रहा हूं। ठीक है, ये मतलब हो गया। चलो, अब हम बात करें m की वैल्यू अगर आ जाती है 2, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 2m। तो 2m का मतलब क्या हो गया, बाईमोलर। क्या मतलब है इसका, बाईमोलर सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है कि 1 लीटर वॉल्यूम में 2 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व आने लग गया आपको। अब 2 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब अगर वॉल्यूम 1 लीटर ले सॉल्यूशन का, तो उसमें कितना मोल डिसॉल्व है, 2 मोल डिसॉल्व। अच्छा, अगर m की वैल्यू सपोज करो, ये कैपिटल M है, अगर m की वैल्यू सपोज करो आ जाती है हमारे पास 1/2, यानी तो इसको लिखेंगे हम m/2। क्या लिखेंगे, हमने सॉल्व कौन से फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, n/v फॉर्मूले से, v वॉल्यूम लीटर में लेना है इसको, इससे सॉल्व किया, 1/2 है तो m/2 बोलेंगे इसको, और इसको हम बोलते हैं डेसीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, डेसीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, डेसीमोलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 मोल, यानी आधा मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर में, इन 1 लीटर में आधा मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर m की वैल्यू आ जाती है सपोज करो 1/5, तो हम इसके लिखेंगे m/5। इसको बोलते हैं पेंटीमोलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, पेंटीमोलर सॉल्यूशन। मतलब समझिए कि 1/5 मोल, 1/5 मोल सॉल्यूट किसमें घुला हुआ है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है नहीं है बोल? ठीक है, 2 केस और हैं। अगर m की वैल्यू आ जाती है 1/10, तो 3 केस हैं, m/10, तो क्या बोलेंगे, डेसीमोलर सॉल्यूशन। सॉरी ये गलत हो गया, ये सेमी है। 1/2 के केस में क्या बोलेंगे, सेमी, और 1/10 के केस में बोलेंगे डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाए, 1/10 मोल सॉल्यूट, 1 यानी 1 मोल नहीं, उसका भी 10वां हिस्सा, 1/10 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर वॉल्यूम, इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का अगर 1 लीटर वॉल्यूम हमें दिया हुआ है तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है, 1/10 मोल, अगर उसकी मोलैरिटी कितनी है, 1/10। ठीक है, अगर मान लो m की वैल्यू 1/100 आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे m/100। m/100 का मतलब हो गया सेंटीमोलार सॉल्यूशन। अरे 1/5, 1/2 को सेमी बोलते हैं, 1/5 को पेंटी बोलते हैं, 1/10 को डेसी बोलते हैं, 1/100 को सेंटी बोलते हैं, 1/1000 को मिली बोलते हैं। सेंटीमोलर सॉल्यूशन मतलब 1/100 मोल, 1/100 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, और एक लास्ट केस दे सकता है वो 1/1000 का।
तो इसका मतलब हो गया m बाई 1000, ठीक है, मतलब मिली मोलार सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? मिली मोलार सॉल्यूशन। और मतलब क्या हो गया? 1/1000 मोल सॉल्यूट घुला हुआ है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नोट कर लो इसको। ये कुछ स्पेशल सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको कभी कभी न्यूमेरिकल्स में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं उस चीज़ से, आपको इसको इस तरह से समझना है कि m/2 का क्या मतलब है, 1m का मतलब क्या है, 2m का क्या मतलब है। क्लियर हो रही है नहीं हो रही? बोलो कहानी। ठीक है, चलो तो अब अपन बात करते हैं हमारी अगली चीज। एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे मोलरिटी में ही। अभी मोलरिटी काफी बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है ये। मोलरिटी ऑफ वाटर भी देखना है अपन को, वाटर की मोलरिटी किस तरह से निकालते हैं, समझ रहे हो कहानी? वो सारी चीजें अपन को एक बार चेक करनी है। चलो तो अब अपन देखते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एक दो। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, $90 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 500 ml solution. Find molarity. मोलरिटी बतानी है सॉल्यूशन की आपको। 90 ग्राम ग्लूकोज को घोला हुआ है 500 ml सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दे दिया, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आंसर कैसे निकालोगे भाई? मोलरिटी है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वी लीटर वॉल्यूम में कितना है नंबर ऑफ मोल्स? n 500 ml में, ठीक है। तो 90 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है, यानी हमें जो सॉल्यूट है उसका वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना है अपन को? बोलो, लीटर में लेना है। वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में लेना है। तो क्या करेंगे? ml में दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड कर देंगे, आधा लीटर आ जाएगा। वेट 90 ग्राम दिया हुआ है तो रख दो 90 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का? 180 इंटू वॉल्यूम कितना है? 500 ml में है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लो? लीटर में। 1000 से डिवाइड करके सॉल्व कर लो। मोल आंसर किस में आएगा? नंबर ऑफ मोल अपॉन लीटर, मोल पर लीटर में जो यूनिट होती है मोलरिटी की वो मोल पर लीटर होती है, ठीक है। 0 से 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 0 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 9 रह जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा? 1। समझ आया? 1 मोल पर लीटर, यानी हम क्या बोलेंगे? 1m सॉल्यूशन। वो बताया था ना टेबल में, अगर 1 मोलरिटी आ रही है तो इसका मतलब 1m सॉल्यूशन। अरे वैसे ही समझ में आ रहा है। ये 90 ग्राम है, 1 मोल का जो वेट होता है ग्लूकोज को 180 होता है, और ये 90 ग्राम मतलब आधा मोल डिजोल्व है किसमें? आधे लीटर में। आधे लीटर में आधा मोल डिजोल्व है, तो 1 लीटर में 1 मोल डिजोल्व होना चाहिए, वही आंसर आ रहा है। मोलरिटी तो 1 लीटर से निकलती है। तो कितना ईजी है, कितना सिंपल था, देखो नोट कर लो। चलो एक तो इस तरह से दे देगा। एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी दे सकता है कि आपको मोलरिटी ऑलरेडी दे दे, मोलरिटी आपको दे देगा, समझ रहे हो, और आपसे पूछेगा इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्यूट का कितना घोलना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 मोलार सॉल्यूशन। इतना बोल दिया, मतलब आपको वॉल्यूम नहीं दिया, तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम 1 लीटर मान के चलना है। और अगर कह देता हाउ मच ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ 2 लीटर, 2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर, 2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ हाफ लीटर, 2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ 100 ml, मतलब सॉल्यूशन मेंशन होता तो सॉल्यूशन को रखते हैं, सॉरी वॉल्यूम मेंशन होता तो वॉल्यूम को हम रख देते। अब वॉल्यूम मेंशन नहीं है तो अपन को वॉल्यूम 1 लीटर में मान के चलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है? तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन है, वो क्या है? हमें निकालना क्या है यहाँ पर? हाउ मच ग्लूकोज रिक्वायर्ड, मतलब हमें ग्लूकोज की क्या चाहिए? वेट चाहिए, यानी हमें वेट चाहिए ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या चाहिए? हमें वेट चाहिए, ठीक है। तो हम जानते हैं मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वी, और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? W/m। कोई प्रॉब्लम? वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। हम 1 लीटर ही मान के चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो वेट हमें निकालना है, तो वेट हमारा क्या हो जाएगा?
वेट हमारा हो जाएगा मोलरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम। क्लियर है नहीं, ये मोलरिटी है, मैं लिख देता हूँ ये मोलरिटी, और ये क्या है मोलर मास है ग्लूकोज का, ठीक है ना, ये ग्लूकोज का मोलर मास, और वॉल्यूम 1 लीटर लेके चलना है। तो वेट क्या आएगा, देखो वेट सीधे सीधे आएगा, मोलरिटी दे रखी है 2 इंटू मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180 इंटू 1, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 ग्राम। वैसे ही समझ में आ रहा है। अरे 2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर में 1 मोल का जो वेट है उससे डबल वेट लेना पड़ेगा ना, 360 ग्राम, तभी तो 2 मोल डिजोल्व होंगे। क्लियर है नहीं है? तो 360 ग्राम ग्लूकोज लो और उसको घोल दो 1 लीटर वॉल्यूम में। क्लियर है ना, 1 लीटर वॉल्यूम में डिजोल्व कर दो, तो आपकी जो मोलरिटी होगी सॉल्यूशन की 2 मोलर होगी। क्लियर है एकदम? चलो, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। डेंसिटी भी अगर आपको मान लो दे देता है, सपोज करो डेंसिटी दे देता है वो, तो डेंसिटी से भी आप कर सकते हो। डेंसिटी दे दे, मास मान लो सॉल्यूशन का मास दे दे टोटल, और डेंसिटी दे दे, तो क्या करोगे, वॉल्यूम निकाल लो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकल जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डालो, मोलरिटी ऑफ वाटर। मोलरिटी ऑफ वाटर, वाटर की मोलरिटी कैसे निकलती, मतलब वाटर यहाँ पर क्या है, प्योर सब्सटेंस। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर मोलरिटी तो सॉल्यूशन की निकलती है, ऐसा नहीं है, वाटर की या किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की भी मोलरिटी हम निकाल सकते हैं। और हमारे सिलेबस में वाटर की मोलरिटी कैसे निकालते हैं ये दिया हुआ है, तो आपको आना चाहिए। प्योर सब्सटेंस है ना वाटर, कंपाउंड है ना H2O, ठीक है। इसका मोलर मास पता होना चाहिए कितना है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। और मोलरिटी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर dissolved in, number of moles of water dissolved in 1 liter volume of water। समझो, अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, वाटर ही है, तो वाटर के कितने मोल, 1 लीटर वाटर में घुले हुए, इस चीज को निकाल लो, यही मोलरिटी होगी वाटर की, ठीक है। तो वॉल्यूम तो हमको 1 लीटर मानना है, और नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए आपको डेंसिटी दे रखी होगी, जो वाटर है इसकी डेंसिटी आपको मिलेगी, डेंसिटी ऑफ वाटर ये है 1 ग्राम पर ml। समझो इस कहानी, आपको मोलरिटी ऑफ वाटर से पहले डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी होगी, तो ये आपको सपोज करो 1 ग्राम पर ml दी हुई है, कितने दी हुई है, 1 ग्राम पर ml दी हुई है, ठीक है। तो आप मोल्स निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, देखो, अरे 1 ml का वेट 1 ग्राम है, डेंसिटी से क्या पता चल रहा है, सबसे बड़ी जो यहाँ पे बात है ना वो समझो, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के मैं तभी निकाल सकता हूँ भाई, सीधी सी बात है, मुझे मोलरिटी निकालनी, सारी झंझट छोड़ो, मुझे मोलरिटी निकालनी है वाटर की, तो मोलरिटी वाटर की कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के अपॉन वॉल्यूम वाटर का, ये लेना पड़ेगा। वॉल्यूम कितना ले लूँगा वाटर का, 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फिर मुझे अलग से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, वेट वाटर का अपॉन मोलर मास वाटर का। अब वाटर का मोलर मास तो 18 है, लेकिन वेट कैसे आएगा, वेट आएगा डेंसिटी से। देखो अब डेंसिटी क्या है यहाँ पर, 1 ग्राम पर ml है नहीं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन या वेट, वेट समझो, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है नहीं, डेंसिटी कितनी है 1, ठीक है, वॉल्यूम भी कितना है 1, तो वेट निकल जाएगा, ठीक है। डेंसिटी 1 है, वाटर का जो वेट है वो हमको निकालना है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। अब अगर आप इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मिलीलीटर में कैसे निकलेगा इसका आंसर, भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम मिलीलीटर में लिखे तो 1000 ml होगा ना, 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 ml वॉल्यूम है वाटर का, ठीक है। तो वेट कितना बनेगा, 1000 बन जाएगा, वेट ऑफ वाटर कितना बन जाएगा, 1000 ग्राम। ये तो वैसे भी समझ में आ रही है कहानी, वैसे भी समझ में आ रही है। अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है, यानी अगर 1 ml वाटर ले तो उसका वजन 1 ग्राम है, क्लियर। तो 1 लीटर का वजन 1000 ग्राम ही तो होगा, 1 लीटर मतलब 1000 ml, और 1000 ml का वजन कितना होगा 1000 ग्राम, तो वजन यानी वेट कितना आ जाए 1000 ग्राम। क्लियर है नहीं, तो हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कितना आएंगे 1000 अपॉन 18, तो यह आएगा 55.55। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ रख देंगे, तो मोलरिटी ऑफ वाटर क्या आएगी 55.55 मोल
ये तो मोल है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम कितना है बोलो 1 लीटर, ठीक है, क्योंकि मोलरिटी की डेफिनेशन में तो वॉल्यूम लीटर में रखना पड़ेगा ना। तो आंसर क्या आया मोलरिटी ऑफ वाटर का, ये आ गया भैया 55.55 मोल पर लीटर। अभी हर किताब में ऐसे इसको मतलब सॉल्यूशन इसका दे रखा है कि वाटर की मोलरिटी 55.55 होती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है। अगर सपोज करो आपको एक और क्वेश्चन दिया जाए जिसमें वाटर की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर ml, 0.9 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का वजन 1 ग्राम नहीं है, 0.9 ग्राम, डेंसिटी अलग है, तो फिर आंसर ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर डेंसिटी चेंज हुई है तो यहाँ 0.9 आएगा, और यहाँ 0.9 आएगा तो वो 1000 से मल्टीप्लाई होकर 900 ग्राम वाटर आएगा, और 900 ग्राम जब यहाँ रखेंगे तो 900/18 कुछ अलग ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा बोलो, क्लियर है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि डेंसिटी कितनी दी हुई है, अगर 1 दी हुई है तो फिर 55.55 आप टेक के आ सकते हो, क्लियर है एकदम। तो ये है हमारी मोलरिटी ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, अब मोलरिटी ऑफ वाटर भी निकाल ली, इसके बाद मोलरिटी में 2 चीजें भी और बच जाती हैं, क्या कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस की मोलरिटी कैसे निकालें। सपोज करो हमने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका V वॉल्यूम है, कुछ नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है उसमें, तो उसकी मोलरिटी सपोज करो X है ना, उसकी मोलरिटी M1 है, ऐसे समझ लो, मोलरिटी कितनी उसकी M1 है। अब उसमें क्या किया हमने, थोड़ा सा पानी मिलाया है, सॉल्यूट नहीं मिलाया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो मोलरिटी डिक्रीज होनी चाहिए ना, फॉर्मूले क्या जोड़ेंगे, M = N/V। तो जैसे ही पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो नई मोलरिटी उस सॉल्यूशन की क्या होगी वो कैसे निकालें, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं तो मोलरिटी कैसे निकलता है, डाइल्यूटेड कर दो, कॉन्सेंट्रेटेड कर दो, कैसे भी कर दो, मतलब उसमें पानी मिला दो चाहे घटा दो, घटाएंगे तो कैसे, मिलाएंगे तो इसलिए डाइल्यूटेड लिख दिया हमने, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस तरीके का ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन है या किसी और चीज का वाटर में सॉल्यूशन है, क्लियर है। तो इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो M1 है और वॉल्यूम V1, मोलरिटी कितनी है M1 और वॉल्यूम V1, क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया बाहर से, तो वाटर ऐड कर देने के बाद क्या होगा, सपोज करो ये यहां तक ही फिल था, अब ये पूरा फिल हो गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, वाटर ऐड कर देने के बाद इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी, M2, क्या हो जाएगी M2, क्लियर है। सॉल्यूशन की जो मोलरिटी होगी वो M2 हो जाएगी, और वॉल्यूम जो होगा वो चेंज होकर V2 हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, चेंज होकर V2, ठीक है। अच्छा, V2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी सुन लो, V2 की वैल्यू होगी जितना वॉल्यूम पहले था, जितना वॉल्यूम पहले था प्लस जितना वॉल्यूम अब नया डाला है। सपोज करो जो वॉल्यूम डाला है नया वो V डैश है, तो उसमें V डैश ऐड करोगे, अरे पहले 100 ml वॉल्यूम था, अब तुमने 50 ml और डाल दिया, तो अब नया वॉल्यूम क्या 150 ml है ना, 50 तो डाला है वो और पहले का भी तो ऐड होगा, तो टोटल 150 हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, तो ये V2 हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से अलग है, मोलरिटी भी चेंज होगी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो इन दोनों के बीच में इंपॉर्टेंट रिलेशन है M1V1 = M2V2, ये ध्यान रखो। M1 पहले की मोलरिटी, V1 पहले का वॉल्यूम, M2 अब पानी डालने के बाद मोलरिटी, और V2 पानी डालने के बाद वॉल्यूम। तो ये पूछेगा तुमसे नई मोलरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, तो V2 इधर भेज के आंसर निकाल लेना, क्लियर है नहीं है। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे, बिल्कुल सिंपल है। एक बात बताओ, जो मोलरिटी है, मोलरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही है ना, यही है नहीं। तो जरा देखना, इधर मोलरिटी कैसे लिखेंगे, इधर लिखेंगे M1 = N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये V1 है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के N है, यहां जो मोलरिटी होगी वो M2 होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थोड़ी चेंज होगा, वॉल्यूम ही तो चेंज होगा V2। भाई यहाँ सॉल्यूट के जितने मोल्स यहाँ घुले हुए हैं उतने यहाँ घुले हुए हैं, कोई नया मैंने थोड़ी डाला है सॉल्यूट, मैंने तो वाटर डाला है, सॉल्यूट थोड़ी डाला है, तो जितने मोल यहाँ सॉल्यूट के थे उतने ही यहाँ है, बस वो डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन, समझ रहे हो। तो N तो चेंज होगा नहीं, क्लियर है नहीं है।
तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर n सॉल्यूट और इधर n सॉल्यूट इक्वल है, क्लियर है। तो n सॉल्यूट इक्वल टू n सॉल्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इधर भी सेम है इधर भी सेम है। n सॉल्यूट क्या होगा M2V2, इधर क्या होगा M1V1। तो यहाँ लिख देंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। प्रूफ हुआ। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है नहीं बोल। अच्छा, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देख ले। इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही इजी है। सपोज करो आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है ग्लूकोज का, या किसी और चीज का ले लेते हैं, 5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन विच है 2 लीटर वॉल्यूम, 2 लीटर वॉल्यूम। वी ऐड, हमने क्या ऐड किया, वी ऐड 1/2 लीटर वॉल्यूम वाटर, देन फाइंड न्यू मोलरिटी। जो नई मोलरिटी है सॉल्यूशन की वो क्या हो, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला M1V1 इक्वल टू M2V2, अभी प्रूफ किया ही है। तो मोलरिटी नई क्या है M2 M1V1 अपॉन V2। सारी वैल्यूज रखो। M1 क्या है, पुरानी मोलरिटी कितनी है 5, इंटू वॉल्यूम पुराना वॉल्यूम 2, क्लियर है, अपॉन नया वॉल्यूम क्या है, नया वॉल्यूम क्या है, पुराना वॉल्यूम प्लस आधा लीटर। पुराना वॉल्यूम कितना है 2 लीटर प्लस आधा लीटर, तो नया वॉल्यूम क्या है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, समझिए, ठीक है, 2.5 लीटर आ जाए ना नया वॉल्यूम। इसको सोल्व कर लो, M2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/2.5 मोल पर लीटर, ये मोल है ना ऊपर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 मोल पर लीटर। तो यानी नई मोलरिटी होगी 4 मोल पर लीटर। तो वो घटी है बड़ी मोलरिटी, पहले 5 थी और अब 4 रह गई, क्यों, अरे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी ना, वॉल्यूम बढ़ा तो मोलरिटी घटेगी, देखो 4 रहेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है। नोट कर लो, चलो नोट कर लिया। अब अपन देखते हैं इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट, और वह है मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। एक और नया कॉन्सेप्ट है और वो है हमारा मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की मोलरिटी कैसे निकालते, बहुत ही सिंपल है, नया कॉन्सेप्ट आ गया, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। किसी मिक्सचर की मोलरिटी भी निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, देखो मिक्सचर की मोलरिटी होती है M, मिक्सचर मोलरिटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला होता है मिक्सचर की मोलरिटी निकालने का। अब देखो ध्यान से, ये M1 क्या है, एक सॉल्यूशन की मोलरिटी, और V1 क्या है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। M2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी, और V2 क्या है, दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। दोनों को मिला दिया तो मिक्सचर की मोलरिटी क्या। पिछला केस मिक्सचर नहीं था, पिछला केस क्या था, वो ही सॉल्यूशन था, उसमें पानी मिलाया था बस। अब क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन मिला रहे हैं, नया करना, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है सॉल्यूट सेम होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होना चाहिए, सेम। ऐसे मतलब ग्लूकोज का जैसे पानी में सॉल्यूशन है, तो दूसरा भी ग्लूकोज का पानी में सॉल्यूशन होना चाहिए, पर दोनों की मोलरिटी अलग अलग होनी चाहिए, फिर दोनों को मिला दो, तो अब जो नया सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी क्या होगी, वो अपन को निकाल। तो जो सॉल्यूट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या लिया, एक कंटेनर, ठीक है, इसमें एक सॉल्यूशन ले रखा है, तो जो मोलरिटी है वो M1 है और वॉल्यूम V1 है। अब इसमें मिलाना है दूसरा सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूट का, इसकी मोलरिटी M चेंज है, इससे अलग है, वॉल्यूम भी V2 है, मोलरिटी अलग है, वॉल्यूम अलग है, ठीक है। क्लियर है नहीं, क्लियर है नहीं है, बोलो, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों को मिला देंगे, कंबाइंड कर देंगे, तो इस तरीके से कुछ दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दी, ठीक है। तो जो ये सॉल्यूशन होगा इसकी मोलरिटी क्या होगी, M, ये हमें निकाल। इसका फॉर्मूला वैसे ये रहा, पर ये कैसे है वो बता रहा हूँ, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2, दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे ना, बोलो दोनों वॉल्यूम ऐड होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो ये आया कैसे, देखो
दिमाग लगाने वाली बात यहां पर ये है, सोचो थोड़ा सा। तो देखो सोचो, तो बिल्कुल सिंपल है यहां पर भाई। एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के वो n1 है, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूट के वो n2 है। अरे मोलरिटी m1 वॉल्यूम v1 नंबर ऑफ मोल्स n1, मोलरिटी m2 वॉल्यूम v2 नंबर ऑफ मोल्स n2। तो इस सॉल्यूशन की मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी, n, वो निकालना। वॉल्यूम जो टोटल आएगा वो क्या हो गया, vt, v1 प्लस v2, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, तो टोटल ही आएंगे और दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी तो ऐड होंगे भाई, इसको इसमें मिलाया तो इसके मोल और इसके मोल तब जुड़ेंगे तभी तो इसके मोल आएंगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जुड़ेगा तभी इसका वॉल्यूम आएगा। लेकिन मोलरिटी मत जोड़ देना, मोलरिटी ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ती कि अब इसकी मोलरिटी और इसकी मोलरिटी जोड़ दी इसकी आ जाएगी। मोलरिटी अभी ऐसे जुड़ती नहीं है ना, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम तो जुड़ जाता है, लेकिन वो मोलरिटी इस तरह से नहीं जुड़ती। क्योंकि मोलरिटी इसलिए नहीं जुड़ रही क्योंकि दोनों ही चीजों से आ रही है, मोल से भी आ रही है, वॉल्यूम से भी आ रही है। ठीक है, तो जरा ध्यान देना अब कैसे लिखेंगे। तो भैया इसकी जो मोलरिटी होगी, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, वो होगी टोटल वॉल्यूम इसका अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। फॉर्मूला वही लगाया n अपॉन v, ये होगी ना। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखा जा सकता है बताओ। इसको हम लिख सकते हैं m मिक्सचर की मोलरिटी, मैं लिख देता हूँ m मिक्सचर, m मिक्सचर, मिक्सचर की मोलरिटी, टोटल वॉल्यूम्स नंबर, टोटल मोल्स कितने, n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 अपॉन क्या हो जाएगा, v टोटल या v1 प्लस v2। अब n1 क्या है बोलो, n1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से m1 v1 लिख सकते हैं ना, और n2 को यहाँ क्या लिख सकते हैं, m2 v2 रख दो। तो मिक्सचर की मोलरिटी क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी m1 v1 प्लस m2 v2, n1 की जगह m1 v1, n2 की जगह m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इट इज प्रूफ। इस तरह से अपन इसको प्रूफ कर सकते। क्लियर, क्लियर है नहीं है बोल, क्लियर है या नहीं। ठीक है, इस तरह से अपन इसको कर सकते। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एकदम मोलरिटी का कॉन्सेप्ट, किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से इसमें केसेस हो सकते हैं मोलरिटी से रिलेटेड, वो सारी कहानी मैंने आपको बता डाली। क्लियर है नहीं है। अब अपन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। देखो चलो अब अपन बात करते हैं टेम्परेचर इफेक्ट की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ऑन मोलरिटी। तो देखो सीधा सा इसमें एक रिलेशन है, व्हेन वी राइज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होने से मोलरिटी डिक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है ना, वॉल्यूम मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर बढ़ा है वॉल्यूम बढ़ेगा, और मोल्स नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऐसे लगेंगे कम हो रहे हो, तो मोलरिटी कम हो जाए वॉल्यूम बढ़ देने की वजह से। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखने। टेम्परेचर राइज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, सो मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई, मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय सिस्टम, सो मोलरिटी डिक्रीजेस। ये लाइन आपको लिखनी है। मोलरिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उल्टा नहीं होगा, टेम्परेचर डाउन करोगे तो वॉल्यूम भी डाउन होगा, तो मोलरिटी अप हो जाएगी। क्लियर। तो अगर आपने इस साल कोई सॉल्यूशन बनाया है और उसकी मोलरिटी m1 है, तो नेक्स्ट साल तक इसकी मोलरिटी चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि गर्मी सर्दी पड़ेगी, वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर चेंज होने से, तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर है नहीं है। तो अब अपन देखते हैं नया टॉपिक, और वो है नॉर्मेलिटी का लास्ट। वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट में लास्ट है नॉर्मेलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी कैसे निकल, छठा, तो हेडिंग लगा लो नॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी की अगर अपन बात करें तो ये जैसे मोलरिटी को हमने डिफाइन किया था, उसी तरह से नॉर्मेलिटी को मैं पहले डिफाइन कर देता हूं, लेकिन इसमें नया फंडा, नया कॉन्सेप्ट है, और वो नया कॉन्सेप्ट है पूरा जेड फैक्टर का, और कुछ भी नहीं। पहले इसके सारे फॉर्मूले वगैरह ये सब देख लेते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन क्या है इसकी, उसका सिंबल कैपिटल है ना, उसका कैपिटल एम था मोलरिटी। इसमें लिखते हैं अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, चाहे नंबर ऑफ मोल कह दो चाहे नंबर ऑफ ग्राम मोल कह दो। जैसे वहां नंबर ऑफ ग्राम मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मोलरिटी कहते थे,
यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, present in 1 liter volume of solution called normality. अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सॉल्यूट के 1 लीटर वॉल्यूम में घुले हुए हैं, तो उसको अपन नॉर्मेलिटी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इसको बस समझ लो, सारी कहानी समझ में आएगी। ये मोलरिटी जैसा ही कॉन्सेप्ट है सेम, क्योंकि 1 लीटर वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का, नंबर ऑफ मोल नहीं लेने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेने। तो नंबर ऑफ मोल को अपन ने n माना था, तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मान लेते हैं n डैश। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट n डैश कैसे निकालते हैं वो सुन लो। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल अपॉन इनटू जेड फैक्टर, नंबर ऑफ मोल इनटू जेड फैक्टर, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू जेड फैक्टर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू जेड फैक्टर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू हो जाता है वेट अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड फैक्टर को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड फैक्टर को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अरे नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक काम करो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए दूसरे तरह से समझो, बहुत सिंपल है, ये भी सही था, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला बताओ मुझे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, होता है नहीं होता। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट। एक नया वेट आ गया, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये सीख लो बस, इसको इक्वेशन 1 बना। इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, इक्विवेलेंट वेट वो क्या होता है, वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड फैक्टर। यानी कि नई चीज आई बस, जेड फैक्टर, और कुछ भी नया नहीं है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गए वेट अपॉन, ये एक नया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू जेड फैक्टर। बोलो कहानी समझ आई या नहीं आई। अरे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन जेड फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट m अपॉन जेड फैक्टर। तो ऊपर चला गया ना जेड फैक्टर, क्लियर। तो बात वही है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल इनटू जेड फैक्टर, जो मैंने शुरू में लिखा था। क्या गलत लिखा था, बोलो बोलो क्या गलत लिखा था। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एंड एस क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू जेड फैक्टर। बस जेड फैक्टर कोई बता दे, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। जेड फैक्टर कोई बता दे हमें क्या होता है, सुन लो। जेड फैक्टर कुछ भी नहीं है। अगर सॉल्यूट, ये सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, ये पूरा का पूरा किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का ही तो होता है जो 1 लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व होता है। तो सॉल्यूट अगर मान लो, ध्यान देना 3 चीजें लिखूंगा बस में। सॉल्यूट अगर एसिड है, सॉल्यूट अगर एसिड है तो उसका जेड फैक्टर क्या होगा, H प्लस आयन। जैसे HCl H प्लस आयन 1, H2SO4 H प्लस आयन 2, H3PO4 H प्लस आयन 3। समझ पा नहीं। आयोनाइजेबल H प्लस आयन कितने हैं, एसिड के आयोनाइजेबल H प्लस आयन जितने भी होंगे वही जेड फैक्टर होगा। HCl का आयनाइजेबल H प्लस आयन 1 होता है तो जेड फैक्टर 1 होगा। H2SO4 का आयनाइजेबल H प्लस आयन 2 होता है, यानी 2 H प्लस आयन आयनाइज कर देता है, ठीक है, तो जेड फैक्टर 2 होगा। H3PO4 का आयनाइजेबल H प्लस आयन 3 होता है तो जेड फैक्टर 3 होगा। तो एसिड के लिए ऐसे निकालेंगे। अब बेस के लिए बताओ क्या निकालेंगे, आयनाइजेबल OH माइनस आयन, ये जेड फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल
NaOH के लिए होगा एक ही OH नेगेटिव आयनाइजेबल है, ठीक है। KOH के लिए भी एक होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, इसके लिए 2 होगा। इस तरह से जेड फैक्टर निकलेगा। जितने OH नेगेटिव आयनाइजेबल है उतना जेड फैक्टर। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट केस वो है सॉल्ट का। तो सॉल्ट में देखो एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो इसमें आपको क्या देखना है, कैटायन पर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज। सॉल्ट का जेड फैक्टर क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। कॉमन चार्ज भी ले लो लेकिन टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। जैसे सॉल्ट है हमारा, ठीक है, सॉल्ट मान लो है NaCl, तो NaCl में सिर्फ Na का चार्ज देखो +1 तो जेड फैक्टर 1 हो जाएगा। MgCl2 टोटल चार्ज ऑन मैग्नीशियम, जेड फैक्टर 2 हो जाएगा। AlCl3 टोटल चार्ज ऑन एल्यूमिनियम, जेड फैक्टर 3 हो जाएगा। Al2SO4 का होल 3, तो अब टोटल चार्ज 6 है एल्यूमिनियम का, 1 पर 3 होता है, 1 एल्यूमिनियम पर 3 है तो 2 पर 6 हो गया, तो जेड फैक्टर 6 हो जाएगा। तो सॉल्ट की बात करेंगे तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। जेड फैक्टर का कॉन्सेप्ट एकदम आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अरे ठीक है, क्लियर है नहीं? तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, जेड फैक्टर भी समझ में आ गई। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इधर ही देखो, अभी इधर तो नॉर्मलिटी पढ़ानी है। वो क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बतानी। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2 मोल H2SO4। 1 मोल ले लो, 1 मोल H2SO4। 1 मोल H2SO4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला N' अपॉन नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए H2SO4 के, 1, और जेड फैक्टर कितना है, H2SO4 एसिड है, तो एसिड में क्या देखते हैं, H+ आयन, आयनाइजेबल 2 है इसके, तो 1 × 2, तो आंसर क्या आएगा, N' = 2 मोल पर ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल होती है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट होगी ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 2 मोल लिखते हैं, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट लिखते हैं। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसे देता, सपोज ऐसे दे देता, ये क्वेश्चन में 98 ग्राम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 98 ग्राम H2SO4। 98 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे? तो फॉर्मूला कौन सा लगता, फिर वेट वाला लगता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल पहले निकालते, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने से पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो और उसको जेड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, या तो नंबर ऑफ मोल दिया होगा, नहीं तो आप वेट अपॉन मोलिकुलर वेट देखो, तो वेट कितना है H2SO4 का, वेट कितना है देखो 98, अपॉन मोलिकुलर वेट भी 98 ही होता है, कैलकुलेट कर लो। हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, 2 34 और एक ऑक्सीजन का 16, 64 और 34 जोड़ो 98 आ, यानी 1 मोल दिया हुआ, तो कैंसिल हो जाएगा, तभी 2 ग्राम। तो कैसे भी दिया जा सकता है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इस तरह से आप निकाल लेना, ठीक है, उनको 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में रख दें। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी N = क्या होगी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। भाई V लीटर वॉल्यूम में इतने ग्राम इक्विवेलेंट N', तो 1 लीटर वॉल्यूम में N' अपॉन V। उसी तरह फॉर्मूला बन गया जैसे मोलरिटी का बना, ठीक है। ये वॉल्यूम किस में, हमेशा ध्यान रखना ये लीटर में है वे, और यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, तो यूनिट बनती है इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर, वहां बनती है मोल पर लीटर। अच्छा, इसको ऐसे लिखा जा, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में तो 1000 से डिवाइड कर ही लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मेलिटी को ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू जेड फैक्टर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो N/V क्या होता है, नॉर्मेलिटी होती है, तो मोलरिटी होती है N/V, तो मोलरिटी होती है इनटू जेड फैक्टर। तो देखिए ये नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रिलेशन भी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है नहीं? तो अगर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का रेशो ले ले तो उसे अपन जेड फैक्टर बोलते हैं। अगर मान लो एक सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी दी हुई है और उसकी मोलरिटी भी दी हुई है और उसका जेड फैक्टर पूछ रहा है, तो नॉर्मेलिटी में मोलरिटी से डिवाइड कर दो, जेड फैक्टर आ जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, वो कौन से सॉल्यूशन होंगे जिनकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल होंगी, सोचो, वो कौन से सॉल्यूशन होंगे जिसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल होंगी, जिनका जेड फैक्टर 1 हो। इफ सॉल्यूट जेड फैक्टर, अगर सॉल्यूट का जेड फैक्टर 1 है, देन हम क्या कहेंगे, मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी, यानी सॉल्यूशन जो होगा
उसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल HCl का जेड फैक्टर 1 है, NaOH का जेड फैक्टर 1 है, NaCl का जेड फैक्टर 1 है। समझ रहे हो? तो इन सब की जो नॉर्मलिटी होगी और जो मोलरिटी होगी, क्योंकि जेड फैक्टर 1 है तो सीधी बात यहाँ 1 रखेंगे तो जो मोलरिटी आ रही है वही नॉर्मलिटी आएगी। क्लियर है नहीं है? बोलो कहानी। तो ये होगी हमारी नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक इस पर बहुत ही बेस्ट न्यूमेरिकल करा देते हैं। अच्छा एक चीज और, जैसे मैंने एक टेबल बनाई थी मोलरिटी में, सेमी मोलर, डेसिमोलर, ऐसे ही नॉर्मलिटी में भी एक टेबल बन सकती है। जैसे आपसे कह दे n/5, तो इसका n/10 कह दे तो इसका क्या मतलब बताओ? नॉर्मलिटी 1/10 है। नॉर्मलिटी कितनी है? 1/10। तो दैट मीन्स डेसी नॉर्मल, नॉर्मल बोलेंगे, अब मोलर नहीं बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बना है। कौन सा सॉल्यूशन बना है? बोलो, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बना है। क्लियर है नहीं है? ठीक है, ये n/100 आ जाए तो सेंटी नॉर्मल, n/1000 आ जाए तो मिली नॉर्मल, n/5 आ जाए तो पेंटी नॉर्मल, n/2 आ जाए तो सेमी नॉर्मल। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो, 196 ग्राम H2SO4, कितने ग्राम H2SO4 डिजोल्व है? 196 ग्राम H2SO4 dissolved in 196 ग्राम H2SO4 dissolved in 2 liter volume of the solution, 2 liter volume of solution। ऐसे करो, इसको कर लो, 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी बतानी है, नॉर्मलिटी बतानी है। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले मोलरिटी बता दें। मोलरिटी होती है N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मलिटी दोनों ही बता देते हैं एक साथ। ये होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल दे रखे, नहीं वेट दे रखा है, तो हम लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो मोलरिटी हो जाएगी वेट एंड 196, मॉलिक्यूलर वेट 98 H2SO4 का, और वॉल्यूम 10 लीटर है। तो आंसर क्या आएगा? लीटर में दिए हुआ है तो कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा इसमें? देखो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 1.96/98 मोल पर लीटर। ये आंसर आएगा इसका मोलरिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या करेंगे? यहाँ करेंगे अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू जेड फैक्टर से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू जेड फैक्टर से निकाल लेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके? 196/98। वन नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? 196/98, यही तो है नंबर ऑफ मोल्स, या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और जेड फैक्टर कितना है इसका? 2, क्योंकि H2SO4 का जेड फैक्टर 2 होता है, बताया था मैंने। तो n डैश की वैल्यू आ गई 196 × 2/98, और वॉल्यूम कितना है? 10। तो नॉर्मलिटी क्या आएगी? 1.96 × 2/98। अब दोनों को कंपेयर करना, जरा दोनों को कंपेयर करो, इक्विवेलेंट पर लीटर। देखो यहाँ 1.96/98 आ रहा है, यहाँ इंटू 2 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। दैट मीन्स नॉर्मलिटी जो आ रही है वो मोलरिटी से डबल आ रही है। समझ रहे हो? नॉर्मलिटी जो आ रही है ना, वो किससे आ रही है? मोलरिटी से डबल आ रही है। दोनों को अगर अपन डिवाइड कर दें तो नॉर्मलिटी अपन मोलरिटी क्या आएगी बताओ? नॉर्मलिटी अपन मोलरिटी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगी 2। तो ये अपन ने प्रूफ किया था नॉर्मलिटी इंटू 2 इंटू मोलरिटी, यानी नॉर्मलिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? मोलरिटी की वैल्यू से डबल। नॉर्मलिटी की जो वैल्यू आएगी वो मोलरिटी की वैल्यू से डबल आ रही है नहीं यार? ठीक है, ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी के रेशियो लिया तो वो जेड फैक्टर होता है, जेड फैक्टर 2 है ही। देखो कैसे भी कर लो, आंसर आपका ये आना है इस तरह से। अरे अभी तो अपन ने प्रूफ किया था, ये कैसे किया था मैं फिर बता देता हूँ। अपन ने लिखा था नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विच प्रेजेंट इन V लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने कैसे लिखा था? नंबर ऑफ मोल इनटू जेड फैक्टर लिखा था अपॉन क्या लिखा था? V। फिर N/V को हमने क्या लिखा था? हटा के M लिख दिया था ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू जेड फैक्टर। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का जो रेशियो है वो क्या आ रहा है? जेड फैक्टर आ रहा है ना, 2 आ रहा है ना। बोलो क्लियर है नहीं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों रिलेशनशिप्स हैं आपके नॉर्मलिटी और मोलरिटी में। और इस तरह से हमने आज सीखा है कि वॉल्यूम रिलेटेड जो यूनिट्स होती हैं
जैसा जिसमें दो इंपॉर्टेंट यूनिट सीखी है विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक तो नॉर्मेलिटी सीखी और एक हमने मोलैरिटी सीखी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम में भी कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेट रिलेटेड यूनिट्स देखेंगे। वेट रिलेटेड यूनिट्स में वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट पीपीएम, क्लियर है नहीं। और इसके बाद हम चेक करेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, बहुत ही छोटा, जल्दी उसको कवर करेंगे, ज़्यादा उसमें नहीं है। मोलैलिटी में एक स्पेशल बात मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिर कुछ ऐसे देखेंगे कि इनको आपस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट को वेट रिलेटेड यूनिट्स। देखो नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर से चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी मोलैलिटी की तरह, क्योंकि दोनों एक ही तो है, बस जेड फैक्टर से का ही तो अंतर है, क्लियर है नहीं है। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।